बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में अगर कोई दायमी चीज़ है तो वो मोहब्बत है, और ये मोहब्बत जब पैदा होती है तो ये कभी ख़त्म नहीं होती। मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर कभी ये नफ़रतों की ज़िद में आती है, कभी ये मुख्तलिफ औक़ात पे कमज़ोर हो जाती है, कभी फासलों का शिकार हो जाती है, कभी नफ़रतों का शिकार हो जाती है, कभी गलतफ़हमियों का शिकार हो जाती है, और कभी साज़िशी अनासर का शिकार हो जाती है और इनमें फ़ासले आ जाते हैं। लेकिन इन सारे अवामिल के बावजूद ये हमेशा कायम रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह ऐसे ही 16 दिसंबर 1971 को साजिशें कामयाब हुई, नफ़रतें जीत गईं और मोहब्बत हार गई, और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हो गया। दो भाइयों में अलहदगी आ गई और साजिशी अनासर ने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उससे फ़ायदा उठाते हुए नफ़रतों की चिंगारियों को उभारा और दो भाइयों के दरमियान जुदाई डाल दी, और बांग्लादेश और पाकिस्तान अलहदा हो गए। ये एक बहुत बड़ा सानिया था, और ये एक तारीख वाक़या है जिसको हम हमेशा याद रखेंगे, और ब्लैक डे जिसको हम बोलते हैं। लेकिन इस सारे साजिशों, नफ़रतों के बावजूद जो पाकिस्तान को उभरता नहीं चाहते थे, उस सारे के बावजूद ये मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रही। मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, फासलों का शिकार हो गई, जुदाइयों का शिकार हो गई, दोनों भाई अलग हो गए, दोनों मुल्क टूट गए, और ये हमारे लिए एक बहुत ही ब्लैक डे के तौर पे माना जाता है। लेकिन हम बात करते हैं कि वो मोहब्बत जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो वहीं कायम थी, वो वहाँ से ख़त्म नहीं हुई। ये वक्त बहुत जालिम है, और उस वक्त ने फिर ये साबित किया कि मोहब्बत कभी शिकस्त नहीं खा सकती। तो सामईन, 11 सितंबर 2024 को बांग्लादेश ढाका में एक प्रेस क्लब में एक तकरीब होती है, और उस तकरीब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई जाती है, और एक भरपूर तरीके से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश किया जाता है। दोस्तों, मोहब्बत की ये आगाज़, मोहब्बत की जो खिड़की 11 सितंबर को ढाका में खुली है, फिर ये खुली गई है। कुछ दिनों के बाद 15 सितंबर 2024 को ढाका में एक कॉन्फ्रेंस होती है, और ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर इसका इनेकाद होता है, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बांग्लादेश के फौजी जवानों के साथ साथ तलबा भी होते हैं, और उसके अंदर जो उनके प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं, आई थिंक शमसुद्दीन साहब उनका नाम है, वो खताब करते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैं नाम कहीं भूल गया हूँ। तो वो खताब करते हैं, और उस खताब के दौरान वो बहुत सारी बातें पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल करने में के बारे में करते हैं। लेकिन मैं यहाँ चंद का जिक्र करूँगा कि कायद-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ वो ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की इंडिया के साथ इल्हाक करके, और अच्छा हुआ कि हम पाकिस्तान के साथ जो हैं वो मिल गए थे, और पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। और पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म ने किया उसका हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है। अगर पाकिस्तान आज़ाद ना होता और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर आज़ाद ना होते, तो आज हमारी वो हालत होती जो कश्मीर में इंडियन कर रहे हैं, जो कश्मीर के मकबूजा कश्मीर में इंडिया कर रहा है, इस सेम ही हालत हमारे साथ होती। हमारी हालत भी उन कश्मीरियों की तरह मजलूम की तरह होती। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमें पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात के साथ साथ हमें दिफाई ताल्लुकात भी बढ़ाने चाहिए, और हमें एक पाकिस्तान के साथ मिलकर एक एटमी ताकत होनी चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क का दिफा कर सकें, हम अपनी हिफाजत कर सकें। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ हमें चीन के साथ एक बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। तो जब उन्होंने इस किस्म का एक जज्बाती खिताब किया, तो पूरा हाल जो है वो तालियों से गूंज उठा। वो जिसमें जवान भी थे, और जिसमें स्टूडेंट्स भी थे, जिसमें उनकी यूथ भी बैठी हुई थी। उन्होंने इस तकरीब को चार चांद लगाए,
उनकी पुरजोश तकरीर को बहुत सराहा और तालियों से गूंज उठा। ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो सारी एकदम डेवलपमेंट हो रही है, ये एक बहुत खुश आइन चीज है। समझ मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, ये कोई पहली दफा नहीं है, ये कोई चंद दो तकरीबों से ये इनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ जो बंगाल का जो ताल्लुक है, जो मोहब्बत है, वो पाकिस्तान के आज़ाद होने के साथ साथ है। आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो 1906 के अंदर ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान साहब के घर में जो फंक्शन हुआ था, वहीं से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी। वहीं से मुसलमानों की तहरीक शुरू हुई थी। आज़ादी की तहरीक का आगाज ढाका से ही हुआ था। ढाका बांग्लादेश बेसिकली आज़ादी तहरीक के जो बानी हैं, उनकी धरती है। पाकिस्तान को आज़ाद करने वालों की धरती है, उनकी सरजमीन है जहाँ से आज़ादी की तहरीक चली थी, वो ढाका ही है। नवाब सलीमुल्लाह साहब को देख लें, उनके घर में ये आगाज हुआ, वहाँ से ये तहरीकी चलती रही। फिर उसके बाद 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क, जिसको अब लाहौर में मीनार पाकिस्तान बोलते हैं, वहाँ पे जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, वो भी अबुल कासिम फजल साहब थे। अबुल कासिम फजल साहब थे, जिनको बाद में शेर बंगाल का लकब दिया गया। तो ये यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती। दूसरे गवर्नर जनरल जो ख्वाजा निजामुद्दीन साहब थे, वो उनका ताल्लुक भी बंगाल से था, वो भी ढाका से थे। और उसके बाद लियाकत अली खान के बाद मोहम्मद अली बोगरा साहब थे, और बोगरा खानदान का कायद आज़म के साथ और तहरीक आज़ादी में बहुत एक अहम ताल्लुक रहा है, बोगरा फैमिली का इस तहरीक में, इस आज़ादी की तहरीक में। और उसके बाद फिर जनाब अब आगे जाके देखते हैं तो नाजिमुद्दीन साहब थे, ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब थे। दूसरे गवर्नर जनरल जो थे वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब थे। तो इस तरह ये बहुत ज्यादा जो आज़ादी के बाद जिन्होंने इस आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया, उनका ताल्लुक बंगाल से था। और बंगाल में ढाका खासकर जो था, वो एक गढ़ था वहां पे, जहाँ से ये तहरीक की मूवमेंट्स की सारी तहरीक की जो कोशिश थी, वहां से स्टार्ट हुई। और कायद आज़म के बड़े अच्छे दोस्तों में उनका शुमार हो गया था। तो ये मोहब्बत कोई आज की नहीं है, ये 1906 से ये शुरू हुई, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम हुआ। वक्त के साथ जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उसके बाद इंडिया स्पेशली ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान तरक्की करे, और पाकिस्तान के दुश्मनों ने ये साजिशें की, नफरतें फैलाई और नफरतों को उबारा। इस नफरतों को जो सबसे ज्यादा चिंगारी दी और इसको आग की शक्ल इख्तियार कराई, उसमें मुजीबुर रहमान थे। फिर वक्त कितना जालिम है, वक्त ने फिर मुजीबुर रहमान के साथ क्या किया कि उसका जो पूरा खानदान था वो तबाह हो गया बंगाल के अंदर, और उसको मार दिया गया, बड़ा जुल्म के साथ मार दिया गया। इंडिया ने फिर उनको भी नहीं छोड़ा, उन साजिश अनासर ने जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ किया था, उनको भी नहीं छोड़ा। और उनकी एक बेटी रह गई थी जो उस वक्त बैरूनी मुल्क थी, और वो फिर वापस आती हैं, और वो अपने बाप के रास्ते पे चलती हैं, डिक्टेटरशिप करती हैं, और तकरीबन 14-15 साल वो बांग्लादेश में हुकूमत करती हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैंने स्टार्ट में आपको बात की, ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती है। ये तजल्जल का शिकार, ये कभी नफरतों का शिकार ज़रूर होती है, और कभी नफरत जीत जाती है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती, ये फिर उभर कर आती है वक्त के साथ साथ। जब वक्त में मौका मिलता है तो वक्त उनको उभारती है। इसी यूनिवर्सिटी, जो नवाब सलीमुल्लाह साहब का, जहाँ से इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आगाज होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका जिसको बोलते हैं, वहीं से स्टूडेंट्स तहरीक का आगाज होता है, वहीं से तलबा तंजीम का आगाज, तहरीक का आगाज होता है। वो एक शदीद शदीद तहरीक वहां से उठती है, शिद्दत पकड़ लेती है, और पूरे बंगाल में हुकूमत का तहस नहस कर देती है, और हसीना वाजिद उसको मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर कर देती है। वो उनकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है, उनको मुल्क से भागने पर मजबूर कर देते हैं, और वो दर बदर ठोकरें खाते हुए पनाह मांगती रहती है, और उसको एटलीस्ट फिर इंडिया पनाह देता है, जिन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, सारी उम्र उनके साथ साजिशें की। लेकिन आखिरकार बंगाल बंगाल के जो लोग हैं, जो बांग्लादेश अवाम है, और उनके बाशऊर अवाम है, जो दानिश्वर हैं,
जो उनके दूर अंदेश सोचने वाले लोग हैं, उन लोगों ने उस हकीकत को दोबारा जिंदा किया और उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया कि भाई बांग्लादेश की कामयाबी और पाकिस्तान की जो आज़ादी थी बेसिकली तो कायद आज़म के सर पे है, और ये नेकी तो कायद आज़म ने हमारे साथ की थी कि इंडिया से हम अलहदा हो गए। अगर हम इंडिया के साथ रहते तो आज कश्मीर की तरह जुल्म सह रहे होते। तो उन दानिश्वरों ने, उसकी आवाम ने उस मोहब्बत को दोबारा उभारा, उसको जाके आगे मूव कराया, और आज वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, कायद आज़म के नारे लग रहे हैं, और पाकिस्तान एक अच्छे ताल्लुकात के साथ जो है आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही हैं। हमारे जो डिप्टी हाई कमिश्नर थे वो भी इन तकरीबों में शामिल हुए। तो ये बहुत एक अच्छा साइन है। ये तारीख दोबारा जो है ना वो दोहराती है अपने आप को, और कैसे दोहरा रही है अभी आप देखते हैं, और आने वाले चंद दिनों में, आने वाले दिनों में आप और भी देखेंगे कि ये रिश्ते बढ़ेंगे, दिफाई तौर पर भी और इक्तिसादी तौर पर भी, बिजनेस के अंदर भी, तिजारती तौर पर भी, सोशली भी, और अवाम के दरमियान जो मोहब्बत है वो बढ़ेगी, और इसका खिता पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। खिता में एक तवाज़न कायम होगा। ये एक नेचुरल चीज़ है, ये एक फितरती चीज़ है। दो भाई जो एक माँ बाप से पैदा हुए होते हैं, वो भी जब मुआशरे में तजल्जुल का शिकार होते हैं, साबित कदम नहीं रह सकते, तो वो भी किसी न किसी मामलात के ऊपर आपस में झगड़ बिगड़ लड़के वो अलहदा हो जाते हैं, अपने अपने घर बना लेते हैं, और एक नए ख़ानदान का आगाज़ करते हैं। लेकिन उनके दरमियान जो दायमी मोहब्बत होती है वो ख़त्म नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी के मामलात ज़रूर अलहदा कर लेते हैं, लेकिन वो भाइयों का जो रिश्ता होता है, जो खूनी रिश्ता होता है, एक बाप से जो पैदा हुए होते हैं, वो रिश्ता, वो मोहब्बत, वो ताल्लुक उसी तरह ही रहता है। तो पाकिस्तान ने भी एक बड़े भाई की तरह अपना रोल अदा किया। आज़ादी के बाद बांग्लादेश को वहीं पे खम दुख का इज़हार ज़रूर किया, लेकिन उनको तंग नहीं किया। और बांग्लादेश की जो अवाम है, जो दानिश्वर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इतने अरसे के बाद भी पाकिस्तान ने कभी हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की, हालांकि हमने ज्यादती की थी। ज्यादतियाँ दोनों साइडों पे हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी सारी ज्यादतियाँ उस तरफ से हुई हैं, कुछ गलतियां हमारी भी थी, कुछ गलतफहमियां भी थी, और कुछ ज्यादतियां हमारे एंड से भी हुई हैं। लेकिन ये वाकया चूंकि एक होना था, लेकिन उसके बाद उसको बैलेंस रखना, उसको साबित कदम रखना, ये दोनों कौमों ने एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। और आई होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर। एक बेहतरीन दोस्त की हैसियत से ये आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये मोहब्बत का सिलसिला कायम दायम रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो, इस मुल्क को सलामत रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।